मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। आईनी तरमीम का मामला हुकूमत के गले पड़ गया है। मुस्लिम लीग नून इस पार्लिमानी और सियासी नाकामी पर शर्मिंदा होने के साथ साथ अब भी 2/3 अक्सरियत के लिए कोशिशें कर रही है। और आज इस हवाले से एक और सियासी चाल चल दी गई, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद रुकवाने की हिकमत अमली के तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है, जिसमें इलेक्शन एक्ट में की गई हालिया तरमीम का हवाला देकर कहा गया कि एक दफ़ा जिन आज़ाद अरकान असम्बली ने किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली तो वो दोबारा पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्शन कमीशन इस कानून को लागू किए बगैर नशिस्तें अलॉट नहीं कर सकता। स्पीकर के इस खत के बाद मखसूस नशिस्तों का मामला मजीद उलझ गया है, जिसका हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पर वाज़ेह असर पड़ सकता है, जिसके जरिए हुकूमत अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम करने का इरादा रखती है। इमरान खान भी मुसलसल इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत PTI को दबाने के लिए अदलिया से मुतालिक अपनी मर्जी की आईनी तरमीम ला रही है। आज भी इमरान खान ने यही बात कही है। साथ ही आईनी तरमीम से मुतालिक मुज़ाकरात के दौरान क्या बातचीत हुई थी, इस हवाले से कामरान मुर्तज़ा के बयान के बाद पीपल्स पार्टी और JUI आमने सामने आ गई हैं। वाज़ेह रहे कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अक्सरियत से यह फैसला दिया था कि कौमी असम्बली के 80 में से 39 अरकान PTI के ही हैं, जबकि बकिया 41 अरकान इलेक्शन कमीशन में पार्टी वाबस्तगी से मुतालिक बयान हल्फी देंगे, जिसके बाद मुतल्लिका पार्टी तस्दीक कर देगी और फिर इलेक्शन कमीशन इन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जिसके बाद बची हुई मखसूस नशिस्तों को मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत तकसीम किया जाएगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान को PTI के MNAs करार देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर साथ ही खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी कि PTI में इंतजामी ढांचे की गैर मौजूदगी में कामयाब उम्मीदवारों की सियासी वाबस्तगी की तस्दीक कौन करेगा। मगर फिर गुज़श्ता हफ्ते जब हुकूमत आईनी तरमीम पेश करने के लिए सरगर्म थी, तो इस दौरान अचानक सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने इलेक्शन कमीशन के खत पर वजाहती ऑर्डर जारी किया और वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से साबित होता है कि वो बैरिस्टर गौहर को PTI का चेयरमैन तस्लीम करता है, इसीलिए अब वो पलट कर सुप्रीम कोर्ट से हिदायत नहीं ले सकता कि सर्टिफिकेट के मामले से कैसे निपटा जाए। लिहाजा जिन अरकान असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी का बयान हल्फी जमा करवा दिया है और फिर पार्टी ने उनकी तस्दीक भी कर दी है, वो उसी दिन उस पार्टी के अरकान ही तसव्वुर होंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद हुकूमत को बड़ा धचका लगा, क्योंकि हुकूमत की नज़रें उन 41 अरकान पर थी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद करार दिया हुआ था। हुकूमत कोशिश कर रही थी कि इनमें से कुछ अरकान को मैनेज करके आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत पूरी की जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन भी मुसलसल मुशावरत कर रहा है और सोच विचार में मसरूफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। आज भी इलेक्शन कमीशन में एक दफ़ा फिर मुशावरत की गई, लेकिन फिर कोई नतीजा नहीं निकला। मगर इस दौरान आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को इसी तनाजुर में ख़त लिख दिया, जिससे ये मामला मज़ीद उलझ गया है। मज़कूरा 41 अरकान के पार्लिमानी मुस्तकबिल पर सवालात खड़े हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए ख़त के मुताबिक बतौर स्पीकर कौमी असम्बली एक इंतहाई अहमियत के हामिल इशू को एड्रेस करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की है कि उन आज़ाद उम्मीदवारों को एक और पार्टी ज्वाइन करने की इजाज़त दी जाए जिन्होंने महीनों पहले ही एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने रुकन असम्बली को सियासी जमातें बदलने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली, जिस पर 7 अगस्त को सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए और फिर 9 अगस्त को इसे गैज़ेट ऑफ पाकिस्तान में शाया किया गया। इसके बाद ख़त में तरमीम एक्ट की 2 मुतल्लिका शिकें रिप्रोड्यूस की गई है, जिसमें पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 66 में की गई है, जिसके मुताबिक इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले अगर किसी उम्मीदवार ने रिटर्निंग अफसर के सामने सियासी जमात से अपनी वाबस्तगी के बारे में उस सियासी जमात की जानिब से जारी करदा पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवा कर इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो इस पार्टी का उम्मीदवार है, तो उसे आज़ाद उम्मीदवार समझा जाएगा और किसी सियासी जमात का उम्मीदवार नहीं समझा जाएगा। जबकि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104A में की गई तरमीम के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शामिल होने के लिए एक बार दी गई रजामंदी या हल्फनामा ना दोबारा तब्दील किया जा सकता है और ना ही इसे वापस लिया जा सकता है। अगरचे इस हवाले से इलेक्शन एक्ट रूल्स किसी और कानून या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत किसी भी अदालत का कोई फैसला या हुक्मनामा ही क्यों ना मौजूद हो। स्पीकर के खत में मजीद लिखा है कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मज़कूरा तरमीम का इतलाक़ माजी से यानी 2017 से होगा, लिहाजा तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तनाजुर में जो पैरामाउंट और ओवर राइडिंग इफेक्ट रखता है वो आज़ाद अरकान असम्बली जिन्होंने पहले ही किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली हो
उन्हें दोबारा सियासी जमातें बदलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इलेक्शन कमीशन इस तरमीमी इलेक्शन एक्ट को मुकम्मल तौर पर लागू किए बगैर कोई भी एलोकेशंस नहीं कर सकता। स्पीकर के खत के मुताबिक जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़कूरा तरमीम के नफाज से पहले के कानून की बुनियाद पर दिया गया था, इसीलिए अब ये फैसला अमल दरामद के काबिल नहीं रहा, बल्कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट को फ़ौक़ियत दी जाएगी और ये पहले दिए गए फैसले को ख़त्म कर देगा। ये सिर्फ उनका नज़रिया नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल कानूनी उसूल भी है। खत के मुताबिक तरमीमी इलेक्शन एक्ट फील्ड में है, इसलिए इलेक्शन कमीशन की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन का एहतराम करे और जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के असूलों को बरकरार रखे। अहम बात यह भी है कि आज ही स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और बिल्कुल ऐसा ही खत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को लिखा है। स्पीकर के खत के हवाले से आज वजीर इत्तलात अता तारड़ ने हुकूमती मौक़िफ़ बयान किया। आपके फैसले से वक्त के धारे को वापस मोड़ के क्लॉक रिवर्स करके उन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पार्टी कैसे चेंज करवाई जा सकती है? जो आजाद उम्मीदवार हाउस के अंदर बैठे हैं, आप उनको कैसे कंपेल कर सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें? 63A में एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जब उन्होंने वोट डाला, उनको ना सिर्फ वोट उनका गिना नहीं गया, उनको डिसीट कर दिया गया। और इधर ऐसी नवासियात हैं वो मेंबरान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की है, ये कैसे हो सकता है कि उनको तरीके इंसाफ में जाने की इजाजत दे दी जाए? क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान को क्लॉक रिवर्स करके ये हक नहीं दिया जा रहा कि आप जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें? क्या अब इसके बाद दरवाजे खोल नहीं दिए गए कि जो भी मेंबर फ्लोर ऑफ द हाउस किसी भी पार्टी में हो वो कहे जी मेरा पुराना एफिडेविट कैंसिल है, मैं फलां पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। इसके अलावा आज अडयाला जेल में गुफ्तगू के दौरान इमरान खान से सहाफी ने पूछा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दस्तावेज पर आपके भी दस्तखत है, उस दस्तावेज में आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक किया गया था। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि हर चीज़ का एक पस मंज़र होता है, मुजवदा आईनी तरमीम के पीछे कुछ और मकासद हैं, इसका मकसद अदलिया को ख़त्म करना है, सबको मालूम है कि डरे हुए हैं। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप आईनी अदालत के क़याम की हिमायत करते हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि जो भी होना चाहिए था वो पूरी डिस्कशन के बाद होना चाहिए था, रात के अंधेरे में तरमीम नहीं लानी चाहिए थी। ये जो कर रहे हैं सब गैर कानूनी है, ये असल में सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। आईनी तरमीम के पीछे इनकी नीयत सब जान चुके हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान कल आपकी पार्टी लीडरशिप से मिले, उन्होंने हुकूमत की आईनी तरमीम को अक्सर मुस्तरद करने का ऐलान किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो इमरान खान ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि मुझे मालूम है तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो, तुम हेडलाइन के चक्कर में मुझे ट्रैप करना चाहते हो। मुझे 28 साल हो गए हैं सियासत में, इतनी समझ तो है मुझ में, तुम मेरी सारी गुफ्तगू को एक तरफ करके कोई हेडलाइन बनाना चाहते हो। इमरान खान ने मजीद कहा कि जमहूरियत अखलाकी बुनियादों पर चलती है, डंडे से नहीं। लाइन के एक तरफ वो खड़े हैं जो वोट को इज्जत देने की बात करके बूट को इज्जत दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि तरमीम का मकसद उनको तौसी देकर हमें दबाना है, एम्पायर्स को तौसी देना चाहते हैं ताकि ये एक्सपोज ना हो सके। अहम बात यह है कि PTI आईनी तरमीम की सख्त मुखालफत कर रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आज़म नज़ीर तारड़ को भी आईनी तरमीम का पता नहीं था, वो कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। जो ये मसवदा दिया गया था ये तो नाकाबिल कबूल है। आज़म तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए, उनको भी नहीं मालूम। जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। जिस तरह कठपुतलियाँ होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। इसी तरह बाकी भी हुकूमत के जो लोग हैं, चाहे वो ML वली हो, चाहे वो उन्होंने उनका रोल सारों का उस मीटिंग में बड़ा नेगेटिव था और वो चाहते थे कि अपने हाथ पैर खुद टोक के काट के किसी और के हवाले कर दें। ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता और यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना होती। इस पर जवाब देते हुए पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी ने अपने बयान में कहा कि जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और इसका इक़्तिदार न सिखाए। उमर अयूब बताएं कि अब तक उन्होंने कितनी पार्टियां बदली और कितने बयानिए तब्दील किए। उमर अयूब जिस पार्टी में जाते हैं उससे पहले गाली देते हैं और फिर शामिल होकर कसीदे पढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी सख्त बयान दे रहे हैं, मगर पीपल्स पार्टी से मुतालिक JUI भी एक अहम दावा कर रही है। कल इसी प्रोग्राम में JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि इब्तदाई दस्तावेज़ हमें वोटिंग से पहले आधी रात को दी गई थी। थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा कि आपने इससे कैसे इत्तेफाक कर लिया? तो बिलावल ने जवाब दिया कि हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर मजबूरी है। तो हमने कहा हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। इनिशियल डॉक्यूमेंट है जो मिडनाइट में दिया गया था, यानी अगले दिन उस पर वोटिंग होनी है, मिडनाइट में वो दिया गया है और उसके थोड़ी सी टाइम गुजरा होगा, आधा घंटा गुजरा होगा तो बिलावल साहब तशरीफ़ ले आए और बिलावल साहब को हमने उसी वक्त भी बता दिया था कि बिलावल साहब ये क्या डॉक्यूमेंट है और इस पर कैसे आप एग्री कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं भी इसमें मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर क्या करें जी,
ये मजबूरी है। तो हमने उनको कहा कि आपकी मजबूरी तो हो सकती है, हमारी मजबूरी तो कोई भी नहीं है। और जब सारा स्टडी कर लिया तो फिर मौलाना साहब को ब्रीफ कर दिया। मौलाना साहब का व्यू फिर ये बना के बाकी साथियों को भी बुलवाया, जितना हमारे पार्लिमानी मेंबर्स थे नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी, और उनसे मुशावरत की। और फिर उसके बाद व्यू ये बना कि इसके ऊपर जो है ना ये तो एक मुसीबत है, उसके बाद तो गले पड़ जाएगा ये हमारे जो सपोर्ट इस पर मांगी जा रही है। कामरान मुर्तज़ा के इस दावे पर अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें जवाब दिया है। ये अनफॉर्चुनेटली क्लियरली कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ है। अगर कामरान साहब मुर्तज़ा वहाब साहब का फोन उठा देते, अभी तक हम इन पर्सन इसको क्लैरिफाई कर देते। ऐसे ना कोई मजबूरी था, ना कोई डर था, ना कोई खौफ था। हम ना खौफ का सियासत करते हैं, ना मजबूरी का सियासत करते हैं। उस रात मैं जब पहुंचा, उसके बाद कामरान मुर्तज़ा साहब ड्राफ्ट पढ़ना शुरू कर दे, उससे पहले नहीं। जो पॉइंट कामरान मुर्तज़ा एक लीगल एस्पेक्ट से उतारा था, मैं उसका जवाब दे सकता था, वहां भी दे रहा था। जो हुकूमत का प्रपोजल था उसमें ना सिर्फ आर्टिकल 8 की तरमीम का प्रपोजल था, मगर साथ साथ आला आर्टिकल 23 वो मिलिट्री कोर्ट्स को पूरी तरीके से कायम करना चाह रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ये बात छेड़ा गया तो इन्होंने एक और एतराज उठाया। मैंने उस एतराज को कबूल किया। मैंने एक दरमियानी रास्ता प्रपोज किया जिससे हम इस इशू को एड्रेस कर सकते थे। उस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब शायद नहीं, लेकिन जो बाकी JUI के मेंबरान थे उस कमरे में, उनके लिए मुझे ये लग रहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज रास्ता एक अप्रोप्रिएट रास्ता था। अगला दिन जब मैं फिर से कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ बैठा पार्लियामान में, जब हम मौलाना साहब का इंतजार कर रहे थे, तब भी मैंने इस आईनी तरमीम का हर एक पॉइंट जितना मैं उसके साथ बैठ सका मैंने बात किया। उसका अपना हैंड रिटन रोज था। पैगाम दे रहा हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब को कि पूरा दिन से कल से मुर्तज़ा वहाब साहब आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने और मैंने हम सब की मौजूदगी में ये तय किया था कि हमने फौरी बैठना था। कामरान मुर्तज़ा साहब ने 2 दिन का मांगा था, वो 2 दिन गुजरने वाले हैं। लेकिन आपकी बात सुन के लग रहा है कि कामरान मुर्तज़ा साहब आपका फोन नहीं उठा रहे। अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है। और अब मैं क्या कहूँ इस बात पे, मैं मौलाना फजल रहमान से जरूर जिक्र करूंगा। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज वकला से खिताब करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए आईनी अदालत जरूर कायम करेंगे, बल्कि सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। चोरी हुआ है, कत्ल हुआ है, इंसाफ का इंतजार है, क्या वो उनको भी 50-50 साल इंतजार करना पड़ेगा? और हम अपने हाथ पे बैठेंगे और कहेंगे कि जैसे भी है सही है मलोड। कम वक्त में आईनी अदालत कार्पोरेट डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाना है। जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, उसको दुरुस्त करना है। वाकई ही एक वफाकी अदारा हो ना, किसी एक खास सूबा का कब्जा हो तो आप कैसे कह सकते हो कि आप वफाक का नुमाइंदगी कर रहे हैं? हमारा भी 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है ना, एक है हमारा नेशनल असेंबली, तो एक है हमारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जहां सारे सूबों को बकायदा इक्वल नुमाइंदगी मिलता है। तो समझता हूं कि अदालत से भी मशवरा करके जैसे भी ये बनाना तो है, और एक ऐसा कोर्ट हम बनाएं जहां वो 15% ऑफ केसेस जो 90% आपका टाइम लेते हैं वो वहां जाए। मैं तो समझता हूं कि जो हुकूमत की तजवीज है वो एक्चुअली नाकाफी है। सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली अब क्या होगी, जानने के लिए ही बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहिबा से। काफ़ी मुज़ाकरात के दौर हो चुके, लेकिन अब लग रहा है कि गलत फहमियाँ ज़्यादा हैं और किसी हद तक कुछ तल्ख गलत फहमियाँ भी हैं। ये बात कम अज़ कम तय है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकम्मल इत्तेफाक था इन आइनी तरमीम के हवाले से, और इसी बुनियाद पर बिलावल साहब और बाकी आपकी पीपल्स पार्टी की क़यादत तैयार हुई कि वो मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात करेगी और इस अमल को आगे लेके जाएगी। बहुत शुक्रिया जुनैद। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी गुफ्तगू जो है वो भी नाकाफ़ी होती है। अगर इतना बड़ा जो है वो फैसला हम करने जा रहे हैं, 26वीं आईनी तरमीम, और आईनी तरमीम जो है वो एक बहुत एक बड़ा मरहला होता है पार्लियामेंट के अंदर भी, जिसके लिए जितना ज़्यादा हो सके हमें कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। आपको पता है कि 1973 का जो आइन था वो तो एक अपनी जगह एक अचीवमेंट थी, लेकिन उसका मुतफ़िका होना
उस बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसी तरीके से आगे बढ़े तो 18वीं तरमीम जो आप एक अरसे से सुन रहे थे कि सूबों की डिमांड्स हैं और डिवॉल्व होना है सब्जेक्ट्स को, एक अनफिनिश्ड बिजनेस है 1973 का जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासी माहौल ही नहीं था कि वो पूरा हो सके। वो बिल आखिर हमने उसको भी कर दिखाया और मुशावरत के साथ बाकायदा कंसेंसस बिल्डअप करके अब ये 26वीं आईनी तरमीम है, यकीनन एक और अहम मरहला है, चैलेंजिंग मरहला है, किसी चैलेंज से कम नहीं है। इसमें जितनी बात हो मैं समझती हूँ वो कम होगी। डायलॉग मजीद अगर हो रहा है तो भी अच्छी बात है, और अगर इस डायलॉग के नतीजे में कंसेंसस बिल्ड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक सवाल पैदा होता है कि नून लीग की इसमें जिन चीज़ों पे हमें देखें, बात ये कि हम तो अपना मौक़िफ़ आगे रख रहे हैं और हमारा मौक़िफ़ जो है वो आज का नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो 2006 का है, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मीसाक जमहूरियत साइन किया मुल्क की एक और बड़ी जमात के साथ बैठकर। तो जिन नुकात पर दोनों जमातों ने अग्री किया उसमें से 90% तो जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन फरमा रहे हैं कि वो हमने उस पर अमल दरामद भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन अभी भी 10% और बहुत अहम 10% बाकी है जिसके अंदर रिफॉर्म्स का जिक्र है, जुडिशल रिफॉर्म्स का जिक्र है, ये कोर्ट्स के निज़ाम को, अदालती निज़ाम को आसान बनाने का उसमें जिक्र है, और क़याम जो है वो आईनी कोर्ट्स के कयाम का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम का जिक्र है, और इस तरह की और चीज़ें हैं जो अभी उस 10% में है। तो हम अगर किसी कन्विक्शन को आगे लेकर जाते हैं तो हमारी कन्विक्शन 2006 के उस मिसाक जमहूरियत के मुआहदे और उसके नुकात की रोशनी में, जिसका जिक्र चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुतवातर करते आ रहे हैं। अब आगे आ जाए तो मौलाना साहब की बात, मौलाना साहब के साथ पीपल्स पार्टी के पुराने जो है वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। हमने मिलकर 1973 का आइन हो या 18वीं तरमीम हो, मिलकर हमने काम किया है। मौलाना साहब का एहतराम करते हैं और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल रियलिटी की हैसियत में हम तो ना सिर्फ मौलाना साहब, वो तो एक पॉलिटिकल रियलिटी है जिनके साथ हम काम कर चुके हैं। हम तो कहते हैं कि जो अपोजिशन में जमात है वो जिस भी नाम से अपोजिशन में बैठी है लेकिन उसको भी शामिल करना चाहिए। हमने हुकूमत को हर मौके पर ये तजवीज़ दी है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल रियलिटीज़ को ऑन बोर्ड लीजिए, क्योंकि इस मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक करने के हवाले से तो हम सब मुत्तफिक है। कोई नहीं कहता कि ये निज़ाम सही है। जिसको इंसाफ नहीं मिलता उसकी रुदात सुनिए। जो पोता अपने दादा का केस लड़ रहा है, आज तो बिलावल साहब ने अपनी भी मिसाल दी कि उन्होंने अपने नाना और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस को आगे वो लेकर गए। उनकी वालदा ने 30 बरस गुजार दिए, बिल आखिर 45-50 बरस यानी आधी सदी गुजरने के बाद कुछ इंसाफ के पर मबनी उनको फैसला मिला है। तो वो तो आज भी शुक्रगुजार है कि चले जैसे आपने जी तो ऐसे कितने लोग हैं पाकिस्तान में जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है। आपने मौलाना का जिक्र किया, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो इसलिए भी चली गई, मरकूज़ हुई सबकी तवज्जो कि उनकी तरफ से राज़ी ना होने की वजह से इस तरमीम का मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब उनका ये तो कहना एक आम बात है कि उनका इत्तेफाक नहीं है तरमीम के मामले पर, लेकिन कामरान मुर्तज़ा का ये कहना कि जब उनकी बिलावल भुट्टो साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी तो मजबूरी है, करनी है ये तरमीम। तो कामरान मुर्तज़ा ने उनको जवाब में कहा कि आपकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं होगी। ये बहुत ही बड़ी बात थी पीपल्स पार्टी जैसी जमात के लिए, जो दावा भी करती है और फ़ख्र भी करती है कि वो आइनी इस्लाहात के लिए इक़दाम करती आई है हमेशा, कि वो भी क्या किसी के दबाव पर इन तरमीम को करने पर राज़ी हुए हैं? देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब का मैं एहतराम करती हूँ, सेनेटर रहे हैं, उनके साथ मेरी इंगेजमेंट मुख्तलिफ मौक़ों पे रही है। और बिलावल साहब ने भी उनके हवाले से कहा कि वो उनको तो इतना नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं मौलाना फजल रहमान को, उनकी जमात को। उनके साथ एक तवील अरसे की इंगेजमेंट रही है पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर। और आज भी बिलावल साहब से ये सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही, मैं समझती हूँ कि मुनासिब जवाब दिया। इसी तरीके के मुनासिब रवैये की उम्मीद हमें दीगर जमातों के रिप्रेजेंटेटिव से भी है। अगर कोई जमात का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस तरह की बात करता है तो यकीनन एक बात है जिस पर हमें भी तशवीश हुई। और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब के जो स्पोक्स पर्सन हालिया जिनको अभी अपॉइंट किया गया मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने कोशिश की कि वो कामरान मुर्तज़ा साहब से राब्ता कायम करके इस बात को क्लैरिफाई करें। जब ये नहीं हो सका तो उन्होंने खुद इस बात की क्लैरिफिकेशन दी कि मैं उस मीटिंग में था
जिसका हवाला दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात वहाँ नहीं हुई। तो हम ये समझते हैं कि कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कामरान मुर्तज़ा साहब किसी चीज़ पर क्लियर नहीं थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस तरह का बयान देना नामुनासिब अमल है। अगर उनको कोई कंफ्यूजन थी तो उनको हमारे जो सोर्सेज या जराए या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे बात करके फिर पब्लिकली ऐसा बात करनी चाहिए थी। अगर मैं ये कहूँ कि वो गलत बात कर रहे हैं या वो, मैं कोई सख्त लफ्ज़ का इंतखाब नहीं करूँगी। सिर्फ मौलाना साहब की जमात से उनका ताल्लुक है, इसीलिए उन्हीं के एहतराम में मैं इस वक्त यही कह सकती हूँ कि ये टोटली मिसकम्युनिकेशन है। अगर वो राब्ता कर लेते हमारे नुमाइंदे से तो उनकी कंफ्यूजन क्लियर। तो शाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी बहैसियत जमात इन इस्लाहात पर यकीन रखती है और ये किसी दबाव या किसी के कहने पर इन तरमीम के अमल में शामिल नहीं हो रही है। जुनैद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिफॉर्म्स के उस एजेंडा पर यकीन रखती है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, जिस पर उन्होंने दस्तखत किए, उन्होंने एग्रीमेंट किया। और आज भी बिलावल साहब ने जब वुकला की एक उनकी ऑडियंस थी, उनसे खिताब किया, तो उस वक्त उन्होंने यही कहा कि मैं अपनी वालदा के उस ख्वाब को पूरा कर रहा हूँ जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, वो मिशन जिसको उन्होंने शुरू किया, जिस पर हमने 90% अमल किया, हम इसे मुकम्मल तौर पर अचीव करेंगे। और ये उनके लिए एक कमिटमेंट है, उसको वो बहुत इमोशनली भी देखते हैं, पैशनेटली भी देखते हैं। और यकीनन ये पैशन ही है ना जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी आज भी पार्लियामान की बालादस्ती, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए लड़ रही है। वरना हमने तो इतनी हुकूमतें नहीं देखी हैं जितनी हमने ऑपोजिशन देखी है, हमने तो इतनी इक़्तिदार को एंजॉय नहीं किया है, लेकिन हमने तो हमेशा ये कहा इस मुल्क में जमहूरियत हो, इस मुल्क की पार्लियामान मजबूत हो। 2014 के जो धरने और जो एडवेंचर थे उस वक्त भी हम ये कहते थे, बावजूद इसके कि हम ऑपोजिशन में थे, हम इत्तेफाक नहीं करते थे उस वक्त की एक और जमात जो ऑपोजिशन में थी कि आप पार्लियामान को इस तरह अंडरमाइन करें या आप कोर्ट्स को इस तरह अंडरमाइन करें या आप गवर्नमेंट के, स्टेट के इदारों को इस तरह अंडरमाइन करें। तो उस वक्त भी हमारा इख्तिलाफ नहीं था। आपका ये मौक़िफ़ है। डेमोक्रेट्स एंड वी विल कंटिन्यू फाइटिंग फॉर ग्रेटर डेमोक्रेसी। साहब, अभी देखें तो खबर यही बनती है कि हुकूमत को नाकामी हो रही है, हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है ये सारा अमल, चूँकि उसमें उन्हें अभी तक कोई भी कामयाबी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी ने उनका साथ दिया, लेकिन चूँकि आपकी जमात हुकूमत में उनके साथ शामिल नहीं, तो सारा मलबा हुकूमत पर जा रहा है। अगर मुस्लिम लीग नून आईनी तरमीम के मामले पर एक बंद गली में चली गई है तो क्या पीपल्स पार्टी उसको रेस्क्यू करेगी और फिर बिलावल भुट्टो साहब दोबारा मुलाकात करेंगे मौलाना फजल रहमान से, जो कि गुज़श्ता रोज़ यकसर मुस्तरद कर चुके हैं नानी तरमीम, क्योंकि उन्होंने किसी एक तरमीम की बात नहीं की। वो बहुत सख्त बयान देकर उन्होंने ये सामने लेकर आए बात कि वो इन तरमीम को नहीं मानते। जुनैद, मैं इतनी जल्दी अब मैं बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। इस मुल्क ने बहुत सारा जो है वो बहुत सारी तकलीफ़ें, उतार चढ़ाव देखा है, तो मैं कोई हतमी इस पर बात नहीं करूँगी। मैं जो भी बात करूँगी इट विल बी पॉजिटिव, इसलिए क्योंकि नाकामी एक बहुत संगीन लफ्ज़ है। मैं नाकाम या नाकामी नहीं कहूँगी। देखिए, एक डायलॉग प्रोसेस है। आज आप और मैं बात करते, एग्री नहीं करते, कल शायद आप अपनी बात पर मुझे राज़ी कर लें या मैं आपको अपनी बात पे कर लूँ। तो इसका मतलब ये कि हमें बात करते रहनी चाहिए। हुकूमत को मैं उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं समझती कि कोई शर्मिंदगी है या कोई नाकामी है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि वो जितना जल्द चाह रहे हो कि ये काम हो, वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसमें वक्त की कोई, मैं समझती हूँ, इतनी बंदिश नहीं है जितना कि कंसेंसस का होना जरूरी है। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का एक पेज पे आना जरूरी है। नीयत जो है वो हम सब की होनी चाहिए, इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को मजबूत करे, जो आम आवाम को रिलीफ चाहिए इन इदारों से वो उनको मिले। इसके लिए मेरी पॉलिटिकल पार्टी की कमिटमेंट मौजूद है। हमारे जो मंशूर है उसका हिस्सा है, हम अपने उस मंशूर की रोशनी में साहब, आप पार्लिमानी आखिरी जुमला जो आपकी सवाल के जवाब में है कि बिलावल साहब हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत के अगर किसी बात पर उनको इत्तेफाक नहीं होता तो वो गुरेज नहीं करते उनको बताने से। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जो कुछ तजावीज़ थी जिससे मैं एग्री नहीं करता, मैंने कह दिया मैं एग्री नहीं करता, लेकिन जिन चीज़ों पर वो चाहते हैं कि अमल हो, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है, वो तो नून ने भी साइन किया है। तो आई एम श्योर नून भी चाहेगी कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के उस हिस्से को वो इम्प्लीमेंट करवाए। अब आपने बता दिया इस बारे में। शाहिद साहब, आप खुद भी पार्लिमानी सियासत बहुत मुतहरिक है, अब ये
तरमीम का मसला जो रुका हुआ है इस वक्त अमल उसमें या आगे नहीं बढ़ पाया है बहुत ज़्यादा, स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा जाना कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो नशिस्तें हैं वो दी जाएं, ये भी फिर इसी अमल का हिस्सा है, इसी मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश है? आपके इल्म में है, अगर आपसे बात हुई उनकी या फिर आपके इल्म में जब आया तो आपको क्या लगता है कि इसीलिए है कि फिर असम्बली में मतलूबा तादाद मिल सके? जुनैद, मेरी कोई पर्सनली बात नहीं हुई। स्पीकर कौमी असम्बली कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली या किसी और असम्बली के हों तो वो कस्टोडियन अपने लेजिस्लेचर के हैं। तो एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस उनकी जो जिम्मेदारी है, यकीनन अगर नशिस्तें पूरी नहीं होंगी तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस की ही जिम्मेदारी है। अगर कोई मेंबर जो है वो जिस तरह अभी हालिया दिनों में, और पहले तो हमारे साथ तो खैर बहुत होता था, प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी नहीं हमें मिलते थे, लेकिन हालिया दिनों में जो कुछ अरेस्ट हुए और 10 लोगों के फौरी तौर पर, मैं स्पीकर साहब को ये क्रेडिट जरूर देती हूँ कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने अरकान को जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो है उनको जारी करवाया, उनको वहां लेकर आए। तो ये स्पीकर एज अ कस्टोडियन उनका जॉब है, दिस इज व्हाट ही सपोज्ड टू डू। तो अगर एज अ कस्टोडियन कोई एक्ट है जो पर्टेन करता है टू द सीट्स ऑफ द असेंबली और जो के वेकेंट सीट्स हैं, उस हवाले से स्पीकर साहब की ये उनका प्रोरोगेटिव है कि वो ये खत लिखें। मैंने उस खत को नहीं पढ़ा, उसका मतलब नहीं जानती, मैंने खबरों में, न्यूज़ में देखा है और मैंने इससे यही अंदिया लगाया है कि वो यकीनन उस एक्ट की रोशनी में एज अ कस्टोडियन ऑफ द हाउस टू फुलफिल द वेकेंट सीट्स ऑफ द ऑगस्ट हाउस ऑफ नेशनल असेंबली उन्होंने ये खत लिखा होगा। सिमिलरली पंजाब में भी ये हुआ होगा। तो जहाँ जहाँ कस्टोडियंस बैठे हैं वो कानून के मुताबिक अपने अरकान का दिफा भी करते हैं, खाली सीट्स को किस तरीके से फिलअप किया जाए, उसका क्या तरीक़ेकार है, उस पर अमल करते हैं। सो आई थिंक इट्स प्योरली द जॉब ऑफ स्पीकर्स ऑफ रिस्पेक्टिव हाउसेस। शाज़िया मरी साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम को जारी रखेंगे और इन्हीं मामलों पर सीनियर तज्ज़कारों से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आईनी तरमीम का मामला अभी तक रुका हुआ है, मुस्तकबिल क्या होगा और असल वजह तनाज़ा क्या है, हम बात करेंगे सीनियर तज्ज़कार मुजीबुर रहमान शामी और सीनियर तज्ज़कार एंकर पर्सन आसमा शिराजी से। शामी साहब, जहां इस वक्त ये मामला आके खड़ा है, अभी आपको क्या लगता है कि यह आईनी इस्लाहात, इन तरमीम का मकसद असल में जमहूरियत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जमहूरियत की बेहतरी के लिए ही था, या और पसे पर्दा कुछ ऐसे मकासद थे जो कि इसमें रुकावट की वजह बन गए और जो इख्तलाफात खुलकर सामने आए वो भी इसी वजह से हैं कि शायद जो सियासी जमातें इस अमल में शामिल हैं या जिनको शामिल होना है उन्हें एतबार नहीं है एक दूसरे पर? जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो वफाकी आईनी अदालत है, इसका तस्वर 2006 में पहली बार हमारे सामने आया था, जब मिसाक जमहूरियत में दस्तखत किए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ साहब ने। उसके बाद से आज तक इन दोनों जमातों ने ऐसी किसी अदालत का नाम नहीं लिया। जब 18वीं तरमीम हो रही थी उस वक्त मौका था, लेकिन उस वक्त भी इस पर इनके दरमियान इत्तफाक नहीं हो सका। तो अब अगर अचानक आप इतनी शिद्दत से ये तजवीज पेश करते हैं तो फिर उस पर तो उंगलियां भी उठेंगी और चहमगोइयां भी होंगी। लेकिन बहरहाल अगर मकसद कोई खराब ना हो और नेक नियति से अदलिया का निज़ाम जो है उसको बेहतर करने की कोशिश हो रही हो, तब भी हमें यह समझना होगा कि हम किसी भी कीमत पर दस्तूर में यकतरफा और मनमानी तरमीमात नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान के इस वक्त बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान को आप दस्तूरी उलझन में नहीं डाल सकते। आप देखें, हमने दस्तूर बनाते बनाते इस मुल्क को दौलत कर दिया और मुत्तहिदा पाकिस्तान का दस्तूर ना बना सके। जब 1956 का दस्तूर मनसूख हो गया तो उसके बाद फिर 1973 में हमने इस पाकिस्तान का दस्तूर बनाया इत्तफाक राय से, फिर इत्तफाक राय से 18वीं तरमीम की। तो अब भी इसका तकाजा है कि एक वसीतर इत्तफाक पैदा किया जाए और जो भी तरमीमात करनी है वो जितनी भी जरूरी हो। अगर 18 साल उनके बगैर काम चल गया है
तो मजीद भी चल सकता है। लेकिन अगर आपने कोई इस्लाह करनी है, चीजों को बेहतर बनाना है और मुश्किलात जो हैं उनको अबूर करना है, तो फिर सबको एक मिलके बैठना होगा और इसमें एक नया हंगामा खड़े करने की और नया तनाज़ा खड़े करने की जरूरत नहीं है। इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा और जो फायदा हमारे सामने है वो भी हमें फायदा किसी तौर हासिल नहीं हो सकेगा। ना मुकदमा तेज रफ्तारी से चलेंगे, ना अदालतें जो हैं वो बड़े बर्क रफ्तारी से अपने मामलात को निपटाने लगेंगी और ये उलझनें हमारी बढ़ जाएंगी और एक खलफशार में मुब्तला हो जाएंगे हम। आसफा साहब, जो हुकूमत की इस वक्त मरकजी शक्ल है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में है, तो जब भी कभी उनके किसी रहनुमा से सवाल किया जाए कि क्या नवाज शरीफ साहब रिटायर हो गए हैं, वो सियासत में शामिल नहीं है, तो उनकी तरफ से जवाब आता है नहीं, कि वो तो पहले से भी कहीं ज़्यादा मुतहरक हैं और हर चीज़ में शामिल हैं। अब जो कुछ हुआ ईनानी तरमीम के हवाले से और फिर उनकी अपनी जमात के लोगों ने इस बात को तस्लीम किया कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई मुज़ाकरात करने की, उनकी नाकामी है, चूँकि इशारा ये था कि वो मुतहरक सियासी लोग नहीं थे, यानी उनका अपना कोई सियासी हल्का नहीं है, पार्लिमानी सियासत की तारीख नहीं रखते। तो कितनी बड़ी शर्मिंदगी का बाइस है मुस्लिम लीग नून के लिए, और क्या इससे साबित होता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने अपनी जमात में सियासत को आउटसोर्स कर दिया है, सियासी लोग पीछे हैं, गैर सियासी लोग आगे हैं और उसका नतीजा वो निकल रहा है जो आपके हमारे सबके सामने है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी के एक ऐसा ड्राफ्ट जो कि किसी ने देखा नहीं था, उस ड्राफ्ट को बग़ैर तैयारी के, बग़ैर होमवर्क के, बग़ैर नंबर्स गेम को देखे हुए उसको ले आना, पार्लियामेंट का इजलास तलब कर लेना, उसको बार बार मुलतवी करना, और फिर एक आपने देखा कि एक थिएटर क्रिएट हुआ था जिस तरह से उस अमेंडमेंट के हवाले से या आइनी तरमीम के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी हजीमत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें नॉन पॉलिटिकल लोगों का आगे आना और उसको जिस तरह से उन्होंने प्ले अप किया है, जिस तरह से वो डील नहीं कर सके, जिस तरह से कंसेंसस नहीं बना सके। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी तरमीम थी कि अगर वो हो जाती तो पाकिस्तान की जो एक आइन है पाकिस्तान का, उसकी हैयत बदल जाती, उसकी शक्ल बदल जाती। और हमारी इत्तलात भी यही है कि जब ये जो मुसव्वदा था, ये जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गया है या इसके अलावा JUIF के पास तो बहुत बाद में गया है, उससे पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास गया तो वहीं से इख्तलाफात ने जन्म ले लिया था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि ये तरामीम इसी शक्ल में जो है वो सामने चली जाए। और इसका उसके बाद फिर JUIF के साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बातचीत है या जो मुज़ाकरात है वो उनके शुरू हुए। तो एक वाज़े तौर पे पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की तरामीम सामने आए। मगर सबसे ज़्यादा उसमें जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये कि हुकूमत के बेंचेस से ना तो वो मुसव्वदा किसी ने देखा और ना ही हुकूमत ये इस बात को रेजिस्ट कर रही थी कि इस तरह की जो तरामीम आई हैं जिसमें हाई कोर्ट्स के इख्तियारात हैं या बुनियादी हुकूक के हवाले से है या 63A की इंटरप्रिटेशन है या फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है, सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से मुबैना तौर पर। अभी तक हम मुबैना इसीलिए कहते हैं कि वो कहते हैं हतमी ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन हतमी कौन सा ड्राफ्ट है वो भी सामने नहीं आया। तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी सुक्की है, लेकिन इसको रोक लिया गया। मैं यहाँ पर ज़रूर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें उनके किरदार को, खास करके JUIF के किरदार को, मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार को सराहना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो नहीं होते तो जाहिर है कि वो एक कंधा भी ना मिलता जिसकी कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी, और वो शायद PMLN के भी कुछ लोग चाह रहे थे कि ये सब कुछ ना। और हमारी इत्तलात है कि नवाज शरीफ साहब जब उसी रात को वापस चले गए थे तो नवाज शरीफ साहब को भी ये इत्तला हो गई थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आ रही हैं और उनको फिर यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन ये खुद अगर आप देखें मियाँ साहब की अपनी सियासत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनकी पार्टी इस वक्त जो है वो इक़्तिदार के अंदर है, और इस तरह की कानून साजी पार्लियामेंट के नाम पर पार्लियामेंट के अंदर जो है वो लाई जाए, तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत के लिए। और बेशक अगर मियाँ साहब कहते हैं कि वो ऑन बोर्ड नहीं थे तो भी हर चीज़ बकौल राना सनाउल्लाह साहब के उनके साथ डिस्कस होती है, और अगर नहीं डिस्कस हुई तो ये एक और बड़ा अलमिया होगा कि सियासी जमात के सरबराह को उन सारी मालूमात के हवाले से उनको पता ही ना हो कि किस तरह से अमेंडमेंट्स आई हैं, किस दरवाजे से आई हैं, किस लिफाफे में बंद होके आई हैं, और किसी को पता है या नहीं है। शाबिर साहब, ऐसा क्या हो सकता है इन आइनी तरमीम में जिसकी बिना पर मौलाना फजलुर रहमान जैसी शख्सियत जो कि माजी में
एक डिक्टेटर के साथ भी उन्हें समझौता करना पड़ा LFO के मामले पर, इस बुनियाद पर कि मुल्क को आगे लेके जाना है, यहाँ से आगे बढ़ना है। परवेज़ मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर से भी उन्होंने हाथ मिला लिया था, लेकिन अब वो यहाँ तक कहने पर मजबूर हुए कि इन तरमीम को आगे लेके जाना या इस पर राज़ी होना मुल्क और कौम के साथ अमानत में ख़यानत के मुतरादिफ होगा। देखें, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ जो मामला हुआ था मुत्तहिदा मजलिस अमल का और मौलाना उसका हिस्सा थे, वो कोई ऐसा नहीं था कोई सौदेबाजी हो गई थी, बल्कि एक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक कुछ लेन देन किया गया था और मार्शल्लाह जो है उससे नजात हासिल की गई थी। तो उसको तो हमें उसी तनाजुर में देखना चाहिए। अब कोई खुदा न खास्ता मुल्क में कोई मार्शल्लाह नहीं लगा हुआ और कोई कि हमें उससे अंधेरे से मुल्क को निकालना है। मुल्क में एक जैसा भी बुरी भली दस्तूरी हुकूमत चल रही है और मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा दुरुस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उसको दुनिया पाकिस्तान पूरे में उसको अप्रिशिएट किया गया है, उनका कद ऊंचा हुआ है इससे। और ये बड़ी और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कोई यकसुर नहीं थी और ना यकसुई है। देखें, ये अपनी जगह बात दुरुस्त है कि अदालतों में मामला में ताख़ीर होती है, फैसले नहीं होते। ये भी दुरुस्त है कि दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं उन पे मुजरमों को सजाएं नहीं मिलती। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बताया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत के जो मुल्ज़म थे किस तरह वो रहा हो गए। तो ये सारी बातें तो अपनी जगह हैं जो रिफॉर्म्स का तकाजा करती हैं, लेकिन रिफॉर्म्स करनी है ना, इस्लाहात लानी है तो मिल बैठकर होंगी, वसीतर इत्तफाक के साथ होंगी। ये तो नहीं होगा कि इस्लाहात के नाम पर आप जो पहले का नक्शा है उसका भी हुलिया बिगाड़ दें और कोई और चीज हासिल ना कर पाए। तो आईन साजी में और आईन में तरमीम के हवाले से जो बुनियादी अहमियत है वो उसके वसीतर इत्तफाक राय को हासिल है। अगर वसीतर इत्तफाक राय नहीं होगा तो फिर हंगामा खड़ा रहेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में जब यकतरफा तौर पर हुकूमत ने तरामीम की दस्तूर में और अदलिया के इख्तियारात जो हैं उनसे छेड़छाड़ की, तो वो अपोजिशन ने उनको कबूल नहीं किया और अगरचे वो 2/3 अक्सरियत उसके पीछे थी, लेकिन वो बिलाखिर वो तरमीमात जो हैं दस्तूर से हज़फ हुई और मार्शल्लाह जो है उसके जरिए ये काम किया गया। तो हमें ये समझना चाहिए कि दस्तूर के मामले में और किसी चीज की अहमियत जो है वो सानवी है और पहली अहमियत यह है कि हम जो डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है उस पर तनाज़ा पैदा ना होने पाए और वो मुतनाज़ा ना होने पाए और उस पर इत्तफाक राय रहे और पूरी कौम जो है वो इस पर मुत्तफिक है और ये इत्तफाक जो है उसमें खलल नहीं पड़ना चाहिए। आसमा साहिबा, आपको क्या लगता है असल वजह तनाज़ा क्या है? क्या जजेस की रिटायरमेंट की उम्र ही असल मसला है और क्या ये इस्लाहात या ये तरमीम मुस्लिम लीग नून के लिए फिर उनकी बका का मसला है? कि अगर ये नहीं होती तरमीम तो फिर उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसकी भी उनको फिक्र है। चूँकि एक ऐसी शख्सियत को चीफ जस्टिस बनना है जिसमें अब बयानात भी दिए जा चुके हैं कि वही चीफ जस्टिस होंगे जो कि उन अक्सरियती जजेस में शामिल हैं जिनकी तरफ से एक ऐसा फैसला दिया गया जिससे तहरीक इंसाफ को अपनी नशिस्तें वापस मिल गई या मिल जाएंगी और उनकी पार्लियामेंट में सियासत की शक्ल बदल सकती है। जी, मेरे ख्याल है इसमें बहुत सारे अवामिल जो हैं वो इसमें हैं, मौजूद हैं। उसकी वजह ये कि आपको याद होगा कि एक ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि इंतज़ार किया जा रहा है कि काजी फाइज़ साहब जाएंगे और उसके बाद एक इलेक्शन का ऑडिट का हुक्म दिया जाएगा और हमारी हुकूमत को जो है वो घर भेज दिया जाएगा। तो एक तो ये उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर ये बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल है उसके बाद से ही, क्योंकि काजी फाइज़ साहब की टेन्योर जो है वो ख़त्म होने वाली है, मंसूर अली शाह साहब को आना है। अब दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ ये शक एजम्पशन है, ये शुबा है, ये इस बात का उनको अंदाज़ा है कि ऐसा हो सकता है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो परसों भी ये कहते नज़र आए कि एक मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो उसके बाद 9 मई भी खुल जाएगा और उसके बाद इलेक्शन का ऑडिट भी हो जाएगा और ये हुकूमत घर चली जाएगी। तो पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN ने दोनों जज साहिबान को जो है वो मुतनाज़ा कर दिया। पहले से जो फैसले थे उस पर तो काजी फाइज़ साहब के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ ने अपनी कैंपेन शुरू की, लेकिन खुद इमरान खान साहब के स्टेटमेंट और उसके साथ साथ जो PMLN की तरफ से शक व शुबे का इजहार किया जा रहा है, इसने मंसूर अली शाह साहब को भी जो है अनफॉर्चुनेटली उनको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है। और ये अगर होता है कि अगर वाकई मंसूर अली शाह साहब आते हैं और इमरान खान साहब के बकौल कोई ऑडिट होता है या हुकूमत घर जाती है, तो एक जो तासुर है वो डेवलप होगा कि इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो सोच रही थी, समझ रही थी, वो बिल्कुल दुरुस्त है और यही कुछ जो है वो काजी फायज ईसा साहब के लिए भी है। तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी इन्वायरमेंट है जो बन गई। मगर इसमें आपको कुछ चीज़ों को देखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत जो है उसने हेस्ट का मुजाहरा किया। हुकूमत जो है वो अपने कुछ मफादात के लीकों का प्रोटेक्शन चाहती थी। आईनी कोर्ट के ऊपर एक कंसेंसस जो है वो सियासी जमातों, खुद COD के अंदर इमरान खान साहब के दस्तखत मौजूद हैं जिसके अंदर आईनी अदालत के क़याम और जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की गई है। उसके ऊपर उन्होंने कंसेंसस पैदा करने की कोशिश नहीं की और एक हेस्ट के अंदर जो है वो सारी चीज़ें लाने की कोशिश की, जिसके बाद मामला गड़बड़ हुए। लेकिन क्या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से उसने फैसला दिया एक सियासी जमात के हवाले से, और जो प्ली उनके सामने नहीं थी, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की प्ले थी और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में फैसला किया, वो भी एक मुतनाज़ा तरीन फैसला था। इसी तरह से 63A का फैसला जिसने कि पाकिस्तान की आइन की हैयत जो है बदल गई। फिर आप देखिए कि चैम्बर के अंदर से 8 जजों की वजाहत का मामला, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर कोर्ट जो है वो भी अपनी एक एक्सीड कर रही है, वो अपने इख्तियारात को कि अपनी जो हुदूद है उससे तजावुज़ कर रही है और इसके ऊपर बहस मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको इस तरह से उसके ऊपर जो है वो तरमीम करें या उसको इस तरह से डील करने की कोशिश करें। इस वक्त अदलिया और पार्लियामेंट की महाजराई बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्लियामेंट बालादस्त भी है, आइन सुप्रीम भी है, लेकिन अदलिया के इख्तियारात जो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है उसको कंटेन करने के लिए आपके पास क्या रेमेडी है, आप किस तरह से करेंगे? क्या वफाकी आइनी अदालत जो है वो इस तकसीम को सरे दस ख़त्म कर देगी? लेकिन ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास से आप नहीं छीन सकते कि आप आइनी तरमीम करें और आप एक वफाकी आइनी अदालत, अगर आपके पास नंबर्स मौजूद हैं तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर बनाए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पार्लियामेंट की जो ताकत है वो सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार में ले चुकी है। वो इंटरप्रिटेशन हो या जिस तरह से उसको रीराइट करने के इल्ज़ामात हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो पार्लियामेंट की बालादस्ती के ऊपर जो है वो एक उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। आसमा शिराजी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आज इमरान खान और बुशरा बीबी के केस से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ सामने आई। एक तरफ तोशाखाना के नए केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्त पर जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक फ़ैसला करने की हिदायत की है। इस पॉलिसी के मुताबिक ट्रायल कोर्ट किसी भी मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत पर 5 दिन में फ़ैसला करेगी। इसीलिए तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि तोशाखाना केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत 5 दिन में इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत से मुताल्लिक़ फ़ैसला कर लेगी। खुसूसी अदालत 23 सितंबर को इस केस की समाअत करेगी। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस में 21 समाअतों के बाद इमरान खान के वकला ने बिलाखिर आखिरी गवाह पर जरा मुकम्मल कर ली और अब कल बुशरा बीबी के वकील जरा करेंगे। पहले बात तोशाखाना के नए केस की, जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला आया। इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजारों की शिकायत है कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला ऐसी वजूहात की बिना पर ताख़ीर का शिकार हो रहा है जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। दरख्वास्त गुजारों ने ज़मानत की दरख्वास्तों पर ट्रायल कोर्ट को जल्द फैसला सुनाने की हिदायत देने की दरख्वास्त दी है, जबकि FI के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़मानत की दरख्वास्तों पर ट्रायल कोर्ट मुनासिब वक्त पर फैसला करेगी। फैसले के मुताबिक कौमी जुडिशल कमेटी की जानिब से जारी जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 के तहत ज़मानत की दरख्वास्तों पर मजिस्ट्रेट 3 दिन, सेशन कोर्ट 5 जबकि हाई कोर्ट 7 दिन के अंदर अंदर फैसला सुनाएगी। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट की टाइमलाइन लागू होती है, इसीलिए अदालत इस ऑब्जर्वेशन के साथ इस दरख्वास्त को निपटाती है कि ट्रायल कोर्ट ज़ेर इल्तिवा ज़मानत की दरख्वास्तों पर जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक फैसला करेगी। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में भी अहम पेशरफ सामने आई और आज 21 समाअतों के बाद इमरान खान के वकला ने नैब के तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल कर ली है। कल बुशरा बीबी के वकील इस गवाह पर जरा का आगाज़ करेंगे। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक रखा है। इस हवाले से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत के बाद
ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म दिया था। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से, जो कि इसकी मुसलसल कवरेज कर रहे हैं। शब्बीर, जो आज जरा मुकम्मल की गई उसमें क्या हुआ और अब कल क्या तवक्को की जा सकती है, और जो महफूज फैसला सामने आया है उसका क्या असरात होंगे, उससे क्या किस चीज़ पर अमल दरामद करना होगा अब अदालत को? जुनेद, जो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो मामला है ये गुज़श्ता 10 माह से चल रहा है और ये सितंबर में कोई 10 महीने हो गए हैं ये केस मुसलसल चल रहा है। और इसमें जो बानी पीटीआई के वकला हैं या बानी पीटीआई खुद, उन्होंने मुख्तलिफ दरख्वास्तें पेश की, कभी एडजर्नमेंट मांगते रहे, कभी कोई दरख्वास्त कभी कोई दरख्वास्त। तो अदालत ने भी इनको भरपूर मौका दिया है, क्योंकि आपको याद होगा 8 फरवरी से पहले जितने भी केसेस का फैसला हुआ, जितने भी केसेस के ट्रायल हुए, उसमें ये तासुर मिला है कि इन केसेस का ट्रायल जो है वो जल्दी में किया गया और उन पर सवालात भी उठे हैं। लेकिन 8 फरवरी के बाद जब ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ये 1 दिसंबर 2023 को ये रेफरेंस फाइल हुआ है और 27 फरवरी को इसकी जो है फर्द जुर्म आयद हुई थी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर, और ये केस मुसलसल चल रहा है। और इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि जो तोशाखाना 2 का केस फाइल किया था नैब ने, और अब वो केस एहतसाब अदालत ने FIA अदालत को ट्रांसफ़र किया है, और उसमें भी जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त जमानतें हैं वो भी अभी पेंडिंग है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस पर जो मुतलका अदालत है उसको भी कहा कि 5 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला किया जाए। और 190 मिलियन पाउंड में भी जो बरियत की दरख्वास्तें इमरान खान और बुशरा बीबी की आई थी, वो भी चूंकि चैलेंज हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी वजह से जो ट्रायल का हतमी फैसला है उसको रोका है। लेकिन ट्रायल की हद तक उन्होंने अदालत को कहा है कि ट्रायल जारी रख सकते हैं। अच्छा, ये जो आज 21वीं समाअत है, ये जो केस है ये फंसा हुआ है सिर्फ एक गवाह पर, जो इस रेफरेंस का आखिरी गवाह है नैब का तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम, उस पर कोई 21 समाअतों से जिरा ही नहीं हो रही है। और इसकी वजह यह है कि एक तो इमरान खान के वकला मुसलसल इल्तवा मांगते रहे हैं, मुख्तलिफ दरख्वास्तें अदालत में दायर करते रहे हैं, और आज भी जो एक वकील हैं जो बुशरा बीबी के वकील है, उन्होंने जिरा नहीं किया। हालांकि नैब के हुकाम जो है, नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन्होंने कहा था कि आप आज जिरा शुरू करें, कल तक खत्म करें या 1-2 दिन में, लेकिन उन्होंने आज इस पर जुरा नहीं। अलबत्ता इमरान खान के वकील ने आज जिरा मुकम्मल कर लिया, और अब ये तवक्का है कि 1-2 दिन में या 3 दिन में जो बुशरा बीबी के वकील है वो इस गवाह पर जिरा करेंगे। उसके बाद हो सकता है ये फिर अगले जो हफ्ते में है ये वाइंड अप हो जाए केस। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।